जी हाँ साथियों, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। साथियों, थोड़ी मेरी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण ये क्लास मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई की जो रिदम है वो बना रहे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार मुझे बता दीजिएगा ऑडियो एंड वीडियो सब क्लियर है, ऑल ओके, ऑल फाइन है, तो फिर मैं आज के सेशन की शुरुआत करूं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ये क्लास डेली शाम 9 बजे चलती है और आप सभी इन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स, बीपीएससी टीजीटी मैथ्स या 6 to 8 मैथ और साइंस है, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। कल ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आप लोगों को SW के तौर पे दिया था और इस क्वेश्चन से आज के सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3, ठीक है, बराबर 0 के समान मूल होंगे। आपसे कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के जो मूल होंगे वो समान होंगे। आप सभी को पता है कि अगर मूल समान होता तो डिस्क्रिमिनांट हमारा क्या हो जाता है? डिस्क्रिमिनांट हमारा क्या हो जाता है? अगर मूल हमारा समान होता है तो जो हमारा विवेचक है, डिस्क्रिमिनांट जो है, वो हमारा बराबर में 0 हो जाता है। क्या होता है? तो कहोगे सर 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस में 4ac बराबर में 0। तो b के जगह पे आपके पास क्या है? तो कहोगे सर k है, तो k का स्क्वायर 4ac। a के जगह पे कितना है? तो कहोगे सर 2 है। और c के जगह पे क्या है? तो कहोगे सर 3 है, बराबर में 0। तो k² बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, अगर इधर आ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा? √24 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 4 गुने 6 लिख सकते हैं 24 को। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुने में 6। 4 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा था कि के किस मान के लिए जो है इसके के किस मान के लिए जो है सवाल में कह रहा था समीकरण के समान मूल होंगे। अगर समान मूल होंगे तो हमारा डी क्या हो जाता है? तो 0 के बराबर हो जाता है। कहोगे हाँ सर। तो ये सवाल मैं आपको कल SW के तौर पे दिया था। आशा करता हूं कि इस सवाल का आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आपके सामने में है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए गौर से अच्छे से समझिएगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, उसी को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो कहोगे सर उसको समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे आपके सामने में मैं एक फिगर बना रहा हूं, समझिएगा। समचतुर्भुज का ये पहला डायगोनल मान लीजिए और ये आपके पास क्या है? तो कहोगे सर ये हमारा दूसरा डायगोनल है। ये क्या है हमारा? तो कहोगे सर ये हमारा दूसरा डायगोनल है। ठीक है, और आपको पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? तो कहोगे सर समान होती है। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी? विकर्णों की लंबाई दे रखी है। अगर ये टोटल 16 है तो याद रखिएगा ये आधा आधा एक दूसरे को, सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री पे काटता है और बराबर भागों में काटता है। अगर ये टोटल 12 है तो ये 6 और 6 हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको कर्ण कहते हैं। तो मुझे बताइए, आप सभी लोग बताइए कि अगर एक 6 है एक 8 है तो 90 डिग्री यहाँ पे ट्रिपलेट लग जाएगा, 6 8 और क्या हो जाएगा 10, यानी ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगा। भुजा क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 10 हो जाएगा। या आपको पता है कि पहले वाले विकर्ण का आधा और दूसरे वाले विकर्ण का आधा और जो साइड होती है वो हमारा ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो पहले वाले विकर्ण का आधा अगर 8 है, दूसरे वाले का 6 है, तो साइड क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप में से जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए गौर से, यह हमारे पास
एक मैं घन बना रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये हमारे पास एक घन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में इस घन का प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है ये भी 64 है, इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, तो कहोगे सर 64 है। इसकी जो वॉल्यूम है ये भी 64 है। वॉल्यूम क्या होता है, तो कहोगे सर साइड का क्यूब। तो ए बराबर कितनी हो जाएगी, 4। इसमें भी, इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाएगा, 4। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इन दोनों घनों को मिलाकर क्या किया जाता है, तो एक घनाभ बनाया जा रहा है, और इस घनाभ का आयतन हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा। तो देखिए, जब दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाओगे तो सिर्फ याद रखिएगा लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, यानी लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, 4 + 4 हो जाएगा। चौड़ाई जो घन का है वही चौड़ाई इस घनाभ का भी होगा, जो ऊंचाई उसका है वही ऊंचाई जो है इसका भी होगा। इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ चेंज किस में हो जाएगा, तो सिर्फ लंबाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो घन की भुजा का दोगुना हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया। यहां नहीं कहा जा रहा कि टोटल या कर्व, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो सरफेस एरिया का मतलब यहां पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × में LB प्लस में हो जाएगा BH प्लस में हो जाएगा हमारा LH हो जाएगा। 2 × में LB, L का मतलब 8 और B का मतलब 4, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। LH, तो 8 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × में 32 और 32 64 हो जाएगा। 64 अच्छे 70 10 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 160 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है लल्ला, इसको देखिएगा और बताइएगा मेरे भाई कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन में यदि वर्ग का मध्य मान अगर 35 है और निचली सीमा का मान अगर 30 है तो उसकी ऊपरी सीमा का मान क्या होगा, आपके सवाल में कहा जा रहा है। वर्ग का जो मध्य मान होता है मेरे दोस्त, आप सभी को पता है मध्य मान होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, और अपॉन में क्या होता है, 2 होता है, ये होता है मध्य मान होता है। और मध्य मान जो है वो हमारे पास 35 दे रखा है। मध्य मान जो है हमारा 35 दे रखा है। कहोगे हाँ सर। अच्छा देखिए 35 दे रखा है, और जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास निचली सीमा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ऊपरी आपको पता नहीं है, यही निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 70 हो जाएगा, तो 30 प्लस में कितना हो जाएगा u, तो u बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 70 माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो u का मान हमारे पास 40 हो जाएगा। अपर लिमिट जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो अपर लिमिट जो है वो हमारा 40 हो जाएगा। अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट जो है वो हमारा 40 हो जाएगा। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर जो अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 40 हो जाएगा। अपर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारा 40 हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर अगर 40 आ रहा है तो बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत ही शिद्दत के साथ देखिएगा सेशन को, और इस बार एकदम दिमाग में ठान लीजिए कि मुझे एक सीट पक्का, आपको इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए, अगले बार का इंतजार नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए। याद रखिएगा ये सब फेमस क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नाम चेंज हो सकता है, बाकी जो तरीका है इसी तरीके के, या जो पैटर्न है सॉरी इसी पैटर्न पे सवाल आएंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी वॉवेल्स जो है वो एक साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले वॉवेल्स को देखिए कौन कौन वॉवेल्स है आपके पास। एक ई है, एक आई है, एक यू है, एक ई है। बताइएगा क्या क्या है। एक ई है, उसके बाद एक आई है,
उसके बाद क्या है तो कहोगे सर यू है, और उसके बाद ई है। ये वॉवेल जो है वो जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, ये आपस में स्थान बदल लेंगे, यू यहां आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, लेकिन ये चारों रहेंगे तो एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब बाकी कंसोनेंट देख लेता हूं, 1 2 3 4 5, 5 कंसोनेंट है। मान लो 2 कंसोनेंट इधर हो जाएंगे, एक इधर हो जाएंगे, या और कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक साथ रहेंगे। तो अगर हम यहां से देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, समझिएगा गौर से। 1 2 3 4 5 और एक यूनिट इसकी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जहां भी रहेंगे एक ही साथ रहेंगे, इनके बीच में कोई भी इन पांचों में से नहीं आ सकता, ये एक ही साथ रहेंगे। तो टोटल अगर लेटर की काउंट करें तो 5 और 1 6 लेटर हो जाएंगे। कहोगे हाँ सर। अब लेकिन ये आपस में स्थान बदल सकते हैं, तो कितने लेटर हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है, जैसे ई रिपीट कर रहा है 2 बार है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी देखिए आर शायद रिपीट कर रहा था, आर नहीं, टी रिपीट कर रहा 2 बार है। ठीक है, और तो कोई चीज नहीं है 2 बार। कहोगे नहीं सर, तो टी हमारे पास क्या, तो कहोगे सर 2 बार है। और कोई लेटर दिख रहा है आपको 2 बार? कहोगे नहीं सर नहीं दिख रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल का मान होता है 720, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 24, ये 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 1 43 हो जाएगा। 4320 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का इतना आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार सभी लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपको यहीं पे दिखूंगा इसी चैनल पे, मैथ्स बाय राजेश ठाकुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आइए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ का आयतन दे रखा है। यदि इस घनाभ की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आंसर बताइएगा आप लोग, जब तक मैं इस फिगर को एक बार बना रहा हूं तब तक एक बार आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, एक बार मुझे बताइएगा सभी लोग। ठीक है, ये हमारे पास एक घनाभ है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। कह रहा है घनाभ का आयतन हमको दे रखा 48 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा हमारे पास कितना, तो कहोगे सर 48 सेंटीमीटर क्या दे रखा, तो कहोगे सर क्यूब दे रखा। ठीक है, घन मतलब आयतन क्या होता है हमारा, तो कहोगे सर LBH होता है। ये हमारे पास 4800 दे रखा सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। सवाल में कह रहा है इसकी ऊंचाई 48 है। ऊंचाई क्या है, तो कहोगे सर ऊंचाई जो है वो हमारा 48 है, और ये हमारे पास है 4800 है। 48 से कट जाएगा कितने बार में? 100 बार में। तो LB बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखो घनाभ का आधार का मतलब क्या हुआ? घनाभ के आधार का मतलब हो गया ये। घनाभ के आधार का मतलब क्या हुआ? घनाभ के आधार का मतलब हो गया ये। और ये जो आपको नीचे वाला फेस दिख रहा है, यह एक प्रकार का आयत आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये एक प्रकार का आयत आपको दिख रहा है, जिसमें ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? L इंटू बी। और L इंटू बी का मान कितना है, तो कहोगे सर 100। तो ये जो L इंटू बी है यही इसका आधार का क्षेत्रफल है। यही क्या है, तो यही इसका आधार का क्षेत्रफल है। और कितना, तो कहोगे सर 100। तो आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, तो कहोगे सर वो हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि एक पहिए का अर्ध व्यास 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि जो पहिया है वो हमारा वृत्त के आकार का है। पहिया जो है वृत्त के आकार का है, तो ये एक चक्कर में जो दूरी कवर करेगा, एक चक्कर जो लगाएगा, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा? अगर मैं आपसे पूछूं एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, तो कहोगे सर एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। यानी जो उसकी परिधि होगी उतनी दूरी जो है वो एक चक्कर में कवर करेगा। जो उसकी परिधि होगी उतनी दूरी एक चक्कर में तय करेगा।
देखिए अर्ध व्यास का मतलब होता है व्यास का आधा, अर्ध व्यास का मतलब हो गया व्यास का आधा, तो व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर दे रखा है। 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? अगर मैं आपको बोलूं कि चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर मैं आपको बोलूं कि चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो चक्रों की संख्या बराबर आप कहोगे कि सर जो दूरी है और बटे में जो उसकी परिधि है वो हो जाएगी हमारा चक्रों की संख्या हो जाएगी। दूरी कितनी है, तो कहोगे सर 924 मीटर है सर, 924 मीटर है। परिधि क्या हो जाएगा 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर हमारे पास कितनी है, तो कहोगे सर 21 सेंटीमीटर है। आर कितनी है, तो कहोगे सर 21 सेंटीमीटर है। जब आप कैंसिल करोगे तो ये मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहोगे हाँ सर, तभी हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा कट जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 से क्या कैंसिल करोगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, और 11 चौक 44 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, कहोगे यस सर। 7 से काटोगे 14, 7 से काटोगे कितने बार में, तो 12 सत्ते 84, और 7 से काटोगे 3 बार में, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो ऊपर में आ गया 2, ये 7 ऊपर अच्छा, ये देखिए ये 2 भी कट रहा है क्या, ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्या, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी 100 था, तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 700 हो जाएगा। कितने चक्कर हो जाएंगे, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 8 नंबर है, देखिएगा और बताइएगा सवाल का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस ठोस गोले का अर्ध व्यास क्या होगा। देखिए छोटी छोटी 3 गोले हैं, एक ये गोला है, एक मान लीजिए इस प्रकार का गोला है, और एक मान लीजिए इस प्रकार का गोला है। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है, इस प्रकार का एक गोला बनाया जा रहा है। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। इन तीनों गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। इन तीनों गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। तो इन तीनों गोले का जो आयतन होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। इन तीनों गोले का जो आयतन होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। वो बड़े वाले गोले के क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, तो कहोगे सर 6, इसकी रेडियस कितनी है, तो कहोगे सर 8, और इसकी रेडियस कितनी है, तो कहोगे सर 10। मुझे इसका अर्ध व्यास निकालना, अर्ध व्यास मतलब रेडियस ही होता है, व्यास का आधा मतलब अर्ध व्यास होता है। ठीक है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 8 का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब यानी हमारा 10 का क्यूब हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 4/3 बड़े वाले का जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। कहोगे हाँ सर। अब देखिए 4/3 सभी में कॉमन है, 4/3 सभी में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, कहोगे सर 512, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, कहोगे सर आर क्यूब हो जाएगा। 1000 और 512 1512, 1512 16 12 28 होता है, 1528 और ये 2 हो जाएगा तो कहोगे सर 1728 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है, तो कहोगे सर 12 का क्यूब होता है, बराबर में कितना आर का क्यूब। तो पावर और पावर सेम है तो बेस और बेस भी सेम हो जाएंगे, तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर अगर 12 सेंटीमीटर आ रहा है, अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर अगर 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है तथा 7वां पद 9 है तो 17वां पद क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड 7 टर्म्स ऑफ टर्म इज 9 देन द 17 टर्म्स विल बी डैश। देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का जो है वो 5वां पद क्या है, तो 5वां पद जो है वो हमारा क्या है, तो कहोगे सर 5वां पद हमारा 5 है।
सॉरी तीसरा पद हमारा 5 है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, और कह रहा पांचवा पद जो है वो हमारा 9 है। समझिएगा गौर से, है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 17वां पद क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है 17वां पद क्या होगा। देखिए गौर से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। समांतर श्रेणी में आपको पता है ना कि जो समांतर श्रेणी होता है उसमें पदों के बीच का अंतर समान होता है, हमेशा हर एक पदों के बीच का अंतर समान होता है। तो मुझे बताइए तीसरे पद से पांचवें पद जाएंगे तो कितने पद का अंतर है, 2, और 5 से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी 2 पदों का अंतर कितना है, 4 है। एक पदों का अंतर कितना हो जाएगा, एक पदों का अंतर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2 हो जाएगा। ये जो एक पद का अंतर है यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ये जो एक पद का अंतर है यही आपका कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं 5वें पद से 17वें पद में जाऊंगा तो कितने पद हो जाएंगे, 12 पद हो जाएगा। एक पद का डिफरेंस 2 है तो 12 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा 24। तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 33 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है और 7, अच्छा गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया। क्षमा चाहेंगे, ये थोड़ा यहाँ पे मैंने डाटा गलत लिख दिया था। तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। 7वां पद क्या है, तो 7वां पद हमारा 9 है। समझिएगा गौर से, 7वां पद हमारा 9 है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है 17वां पद क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है 17वां पद क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तीसरे पद से 7वें पद के बीच में 4 का अंतर है और यहां पर भी 4 का अंतर है। तो 4 पद का जो डिफरेंस है, 4 पद का डिफरेंस 4 है, तो एक पद का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1। यानी आपका डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो 7वें पद से 17वें पद में जाएंगे तो 10 पद का डिफरेंस है। एक पद का डिफरेंस 1 है तो 10 पद का डिफरेंस 10 हो जाएगा, और 10 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, देखिएगा। एक रेखा जो बिंदु 3,5 से गुजरती है तथा रेखा x + 5y - 4 = 0 के लंबवत है तो समीकरण क्या होगा। अब देखिए, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक रेखा जो इस बिंदु से गुजरती है और इस वाली लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर होगा। तो आप जानते हैं जब परपेंडिकुलर हो जाएगा m1, आप ऐसे भी जानते होंगे m1 × m2 = -1 हो जाएगा। ये भी बात जानते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रेखा, जिस रेखा के बारे में आपसे कहा जा रहा है वह रेखा इस बिंदु से होकर गुजर रही है, अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो वह बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है उस रेखा को सेटिस्फाइड करेगी। अगर मैं यहाँ पे x के जगह 3 रखूं और y के जगह 5 रखूं तो 5 × 15, 5 20 में से 10 जाएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये आपके गलत है। अगर मैं इसकी बात करूं, x का मान 3 रखूं 15, y का मान 5 रखूं तो 15, 5 - 5 ये हो जाएगा आपके पास 15 - 15 = 0। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां से देखिए x का मान 3 रखेंगे, y का मान 5, तो 5 से 25, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से बना लेंगे, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने में है, इसको देखिए और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। If the difference between the circumference and radius of a circle is 37 cm using pi = by 22/7, the circumference of a circle is dash। हमने आपको सिखाया था कि अगर कभी सर्कल की बातें होंगी तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रेडियस का मान 7, सर्कमफेरेंस 44 और एरिया का मान मैंने आपको बताया था 154। सवाल में कह रहा है कि उसकी परिधि और उसके त्रिज्या के बीच में अंतर 37 है। अगर इन दोनों का अंतर हम अगर देखें तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 44 में से 7 जाएगा तो ये भी 37 हो जाएगा। और सवाल में भी कह रहा है कि 37 हो गया। क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि डिफरेंस कितना है, तो कहोगे सर 37 है। कितनी गुनी है, तो कहोगे सर 1 गुनी। तो हमसे कह रहा है बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो वृत्त की परिधि कितनी है 44, ये भी क्या हो जाएगी 1 गुनी हो जाएगी। तो आंसर आपका 44 ही हो जाएगा। आपको कोई भी फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है।
इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो है वो 24 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्यूब का कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया होता 6 गुने में भुजा का स्क्वायर होता है। कहोगे हाँ सर, ये हमारे पास 24 है, 6 से काटेंगे 4 बार में, तो भुजा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमसे पूछा जा रहा है बताइए इस घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। तो मुझे बताइए ना 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 8 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चों का आंसर 8 स्क्वायर यूनिट है तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो मुझे एक बार बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक घड़ी और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को पढ़ते हैं तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी और उसकी परछाई की एक छड़ी है, सॉरी घड़ी नहीं, छड़ी मतलब ये इस प्रकार की, इसका लंबाई 1√3 दे रखा है, यानी ये 1 है तो ये √3 है, ये 1 है तो क्या है, तो ये √3 है। तो कह रहा है उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, तो 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, √3 होता है। हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कहोगे गुरुजी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भैया, कहोगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक थैले में 5 सफेद, 8 लाल और 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। आप सभी को पता है कि किसी भी घटना की घटने की प्रायिकता होती है, टोटल आउटकम्स होता है, और ये हमारा होता है फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 5, 8, 13, 4, 17। टोटल गेंद कितनी है, 17। इन 17 में से कोई एक गेंद होना चाहिए। सवाल में कह रहा है वो गेंद जामुनी कलर का नहीं होना चाहिए, तो जामुनी को छोड़ के बाकी कलर तो होना चाहिए। लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, तो लाल सफेद की संख्या कितनी है, 13 C1 है। NC1 का मान n होता है, NC1 का मान n होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 13/17। लेकिन हमारा आंसर पॉइंट्स में दे रखा है, तो पॉइंट में कटेगा तो याद रखिएगा 0, 17 के टेबल 13 तो छोटा है। कहोगे हाँ सर, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, 130 है ना। कहोगे यस सर, तो कितना आंसर हो जाएगा बताइए, 17 नमा 153 होता है ना। कहोगे हाँ सर, 17 8 17 7 लगेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा लगभग ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है। साथियों, ये क्लासेस मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके दिया है ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है जो जैसे चल रही है वो टूटे नहीं। थोड़ी मेरी तबीयत अस्वस्थ होगी 1-2 दिन के लिए, मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि होली है, तो होली में आप भी घर में थोड़ा 1-2 दिन सेलिब्रेट करेंगे और हम भी, तो हो सकता है मैं मतलब जो है सो घर जा रहा हूँ। 5 तारीख से आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेगी, लाइव क्लासेस जो हैं 5 तारीख से। आप लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन है मैथ्स बाय राजेश ठाकुर सर, ये बन चुका है, बस इसमें कोर्स अपलोड करना था। अगर कोर्स अपलोड हो गया तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, है ना। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा मैथ्स
बात सही है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सूचना दे दूंगा, यहाँ पे सूचना दे दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और फिर वहाँ से कोर्सेज में, वैसे जिन बच्चों का एडमिशन हो गया, जिन बच्चों ने स्कैनर पे पेमेंट वगैरह दिए हैं, उनको एक्सेस देना मेरा काम है, तो वो हम आपको दे देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन अभी तक नहीं बन, देखिए एप्लीकेशन पे जब आप एडमिशन लेंगे तो 999 रुपये में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जब तक एप्लीकेशन पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि हम एडमिशन ले, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप देखिए, ये सफलता 1.0 करके ये जो बैचेज है टीजीटी का, ये पीजीटी का है, ये टीजीटी का बैचेज है, ठीक है। अगर आप कोई भी बैचेज को अभी परचेज करते हैं तो आपको 499 रुपये लगेंगे। कितने लग जाएंगे? 499 रुपये में आपको बैचेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बैचेज को लेने के लिए आप पेमेंट इस स्कैनर पे कर लेंगे, या ये मोबाइल नंबर है, इस पे गूगल पे, फोन पे कर लेंगे और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, किस बैच के लिए आपने एडमिशन लिया उस बैच का नाम, या इस अकाउंट नंबर पे कर लीजिएगा और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर जो है सब्सक्राइब करने के लिए जो है सो एडवाइस दीजिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।